दोस्तों मैं रिपु सर मैथ ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने मेंसुरेशन के बारे में कुछ बताया था, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। आज हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, वृत्त के बारे में पढ़े थे, है ना, और केंद्र और त्रिज्या और जीवा और कुछ व्यास के बारे में बताया गया था। आज हम लोग व्यास से कुछ और डिटेल्स पढ़ेंगे और देन आफ्टर हम लोग कुछ फॉर्मूले के पढ़ेंगे, ताकि आप एक्सरसाइज पहला है आप उससे वृत्त से रिलेटेड जितनी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, उस लेवल का बन जाए। तो चलिए देखते हैं। हम बात करते हैं व्यास की। जैसा कि पिछले वीडियो का लास्ट टॉपिक था ये व्यास। इसे आप डायमीटर कहते हो। इसका दो डिफिनेशन है कि यदि किसी सर्किल में वैसी जीवा जो सेंटर से होके जाए, है ना, यहीं से आपका लास्ट किया गया था पॉइंट। पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो, और नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप वीडियो को देख लें, देन आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में प्रॉपर आए, ठीक है। तो यही आपका लास्ट पॉइंट था पिछले वीडियो का, तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जो मेरा है ए बी, इसे आप जीवा भी कर सकते हो, बट एक प्रॉपर्टी है कि ये जीवा जो है, जैसे अगर आप इससे दूर पे लेते हो तो ये जीवा का जीवा है, राइट। अगर हम पीक्यू की बात करें तो इसे सिर्फ हम क्या कहेंगे, जीवा। ए बी भी, इसे भी हम क्या कहेंगे, जीवा। इसे हम क्या कहेंगे, जीवा। बट इस जीवा में एक अंतर क्या आप देख रहे होगे कि ये सेंटर से होके जा रहा है, बट ये सेंटर से होके नहीं जा रहा है। तो जब ये सेंटर से होके जा रहा है तो ऑटोमेटिकली इसका कुछ एक और नाम होना चाहिए ना, समथिंग स्पेशल, बिकॉज इसके पास एक अलग से एक क्या कर सकते हो, डिग्री मिला हुआ है इसको। बट ये क्या है, बस ऐसे ही नॉर्मल है, तो ये जीवा का जीवा रह गया, है ना। तो ये जो जीवा का नाम है ये बदल गया, है ना। इसे जीवा कहेंगे तो बेचारा नाराज हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा कि यही जीवा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्यास में कन्वर्ट हो जाता है। बस आपको याद रखना। इसका मतलब कि हम इस व्यास को भी अगर हम जीवा कर सकते हैं, जैसे मनुष्य जो है वो क्या है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब कि वो मनुष्य है ना, ठीक है। कुछ ऐसा उसके पास स्पेशली नॉलेज हो गया, देन आफ्टर वो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। बट सारे के सारे मनुष्य डॉक्टर तो नहीं हो सकते, लेकिन जितने सारे डॉक्टर हैं वो मनुष्य हो सकते हैं। तो इन द सेम वे आप यहाँ देख सकते हो कि जितने सारे जीवा हैं वो व्यास नहीं होंगे, बट जितने सारे व्यास होंगे वो सारे के सारे जीवा हो सकते हैं। तो आई थिंक मेरे लग रहा होगा कि व्यास और जीवा में जो कन्फ्यूजन चल रहा होगा आपके ब्रेन में वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में मैंने क्या बताया कि और क्या कर सकते हैं कि जस्ट अगर हम यहाँ से इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, तो इसका नाम बताया गया था आपको, राइट। इसका नाम क्या था, त्रिज्या। इसे मैंने आर से इंडिकेट किया था। अगर ए साइड को मैं इरेज कर दूं और इधर हम में मिलाऊं तो इसे भी हम क्या कहेंगे, रेडियस, त्रिज्या। तो इस तरीके से एक और नाम इसका मिल रहा है कि जो व्यास जो है वो त्रिज्या का क्या है, डबल। व्यास को किससे इंडिकेट कर सकते हैं, डी से। तो एक फार्मूला निकल गया कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या का दोगुना। इट मीन डी इज इक्वल टू क्या फार्मूला निकल गया, 2r। डी इज इक्वल टू क्या निकल गया फार्मूला आपका, 2r निकल गया। तो पहला फार्मूला आपका डी आप होके आता है डी इज इक्वल टू 2r। इट मीन्स रेडियस का वैल्यू अगर मालूम हो तो डी आप 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, राइट। अब हम आगे बात करते हैं। अगर डी का वैल्यू 2r है, देयरफॉर r का वैल्यू आप निकाल सकते हो, व्हाट, d/2। तो इस तरीके से फार्मूला नंबर 2 गए। जितने सारे फार्मूला में बता रहा हूँ आप काउंट पैरेलल में काउंट भी करते जाइएगा, ठीक है, ताकि टोटल पता चल जाए कि मेंसुरेशन में हमको कितने सारे फार्मूले याद करने हैं। तो पहला फार्मूला आपका क्या आ गया, d इज इक्वल टू 2r। दूसरा फार्मूला क्या आपका, r इज इक्वल टू d/2। इट मीन्स अगर हमको d निकालना हो तो रेडियस का वैल्यू पुट करके 2 से गुना करेंगे, निकल जाएगा। और यदि r निकालना हो तो d जितना है उसमें 2 से भाग देंगे तो r का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो रिलेटेड है आपका वृत्त के क्षेत्रफल से रिलेटेड है, राइट। वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम परिधि की चर्चा कर दें, और परिधि के बाद हम लोग क्षेत्रफल के बारे में आएंगे। तो थोड़ा सा एक टॉपिक वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग परिधि के बारे में देख लेते हैं कि परिधि इट मीन्स क्या होता है। तो परिधि का डिफिनेशन है क्या कि जब किसी वृत्त की अगर हम चर्चा करें तो वृत्त का जो लेंथ है, इट मीन्स अगर हम यहाँ से क्या करें, इसका सिंपल समझने का तरीका है कि कोई भी सर्किल चीज़ है तो आप इसको यहाँ से कट कर दो। कट, जैसे रस्सी को हम एक सर्किल बना दें, है ना, रस्सी को क्या बना दें, सर्किल। और उस सर्किल को क्या कर दें, हम कट कर दें, उसे हम क्या कर दें, कट कर दें। तो काटने के बाद उसको जब हम सीधा कर दें, रस्सी को एक गोल ले लिया, कोई गोल रिंग ले लिया जाए, है ना, और उसे बीच में कट करके जब हम उसको स्ट्रेट कर दें तो जितना उसका लेंथ आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। इट मीन्स जस्ट इसे हम क्या करते हैं, कट करके इसे हम क्या कर दें ना, स्ट्रेट लाइन कर दें। तो ये जो लेंथ आएगा ये लेंथ ही मेरा क्या होगा, परिधि होगा। तो इट मीन्स कह सकते हैं कि परिधि का डिफिनेशन क्या हुआ, वृत्त की लंबाई को ही क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि
ये मेरा क्या है, परिधि है, जो इसका पूरा लंबाई हो क्या है, परिधि होता है। और परिधि को ना सी से इंडिकेट किया जाता है, परिधि को किससे इंडिकेट किया जाता है, सी से। अब क्या है कि किसी भी वृत्त का सी और डी में एक रिलेशन है, वह रिलेशन क्या है देखते हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे लेंगे थोड़ा सा सर्किल और वो रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सर्किल, एक उससे बड़ा सर्किल और एक उससे भी बड़ा सर्किल ले सकते हो आप, राइट। दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट के जरिए बताइएगा। तो यहाँ पे मैं देख रहे होगे आप कि हमने यहाँ पे ना 3 सर्किल ले रखे हैं यहाँ पे, है ना। एक छोटा है, एक उससे बड़ा, आप कंसीडर कर सकते हो O1, O2 एंड O3। आपको 3 सर्किल दिख रहा होगा, 3 सेंटर दिख रहे होंगे, दैट्स यहाँ भी नाम दे दें हम लोग C1, C2 एंड C3। इसका व्यास भी कंसीडर कर लो, क्योंकि हमको रिलेशन समझना है परिधि और व्यास का। तो दैट मीन्स D1 एंड हेयर D2 एंड हेयर सेंटर से होके जा रहा वो, दैट मीन्स D3। तो एक रिलेशन है कि किसी भी सर्किल में अगर उसके सरकमफ्रेंस को, इट मीन्स परिधि को अगर व्यास से भाग दिया जाए तो एक हमेशा फिक्स वैल्यू होता है। इट मीन्स उसका रेशियो होता है, वो कॉमन होता है, सेम होता है। इट मीन्स अगर आप कोई भी सर्किल ले, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं C1, दैट मीन्स पहले सर्किल की बात करें सरकमफ्रेंस, उसको हम D1 से भाग दें, समथिंग एल्स कुछ ना कुछ आएगा। इन द सेम वे दूसरे की बात करें C2 को अगर हम D2 से डिवाइड करें तो समथिंग एल्स कुछ ना कुछ आएगा। इन द सेम वे C3 को अगर हम D3 से डिवाइड करें तो समथिंग एल्स कुछ ना कुछ आएगा, राइट। तो कुछ ना कुछ में व्हाट, कुछ में आपको क्या होगा ये कि तीनों का वैल्यू, अगर सपोज दैट अगर हम ये एज्यूम कर लें कि C1/D1 का वैल्यू अगर आ रहा है अप्रॉक्स 5, सपोज दैट हम क्या एज्यूम कर लिए, या x एज्यूम कर लें, सॉरी कितना एज्यूम कर लें, x। तो C2/D2 का वैल्यू भी क्या आएगा, x। C3 एंड D3 का वैल्यू भी क्या होगा, x। तो इट मीन्स कहने का मतलब सर्किल या तो छोटा से एकदम छोटा लें या बहुत बड़ा लें। इट मीन्स जितना बड़ा पृथ्वी है इतना बड़ा भी ले सकते हो। तो अगर हम उस पृथ्वी का हम सरकमफ्रेंस ले लें और इसका व्यास से अगर भागा दें तो उसका वैल्यू भी वही होगा जो एक छोटे वृत्त का आ रहा है। तो इसे क्या बोला जाए, तो चूंकि यहाँ पे रेशियो जो है परिधि और व्यास का हमेशा सेम होता है, तो इस जो अनुपात है इसका नाम दिया गया पाई। इसका क्या एज्यूम किया गया, पाई। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, राइट। एज्यूम इसको क्या किया गया, C1/D1 को क्या एज्यूम किया गया, पाई से डिनोट किया गया। तो पाई है जो एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा इस चीज को, अक्सर एग्जाम में आते हैं कि पाई कौन सी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो पाई अपरिमेय संख्या है। तो समटाइम एक चीज़ और याद रखिएगा कि पाई का वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, 22/7, और पाई का वैल्यू 3.14। तो ये एक्चुअली मान होता नहीं है, ठीक है। हम इसके चूंकि पाई का मान और 22/7 का मान एंड 3.14, चूंकि पाई 22/7 का मान और पाई का मान बहुत डेसिमल के बहुत स्थान तक टैली करता है। यही कारण है कि पाई को हम क्या कर सकते हैं, 22/7 सवाल को मतलब सॉल्व करने के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं, और मानकर सवाल बनाया जाता है मेंसुरेशन का, ठीक ना। तो रियलिटी है कि पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता, हम लोग उसके जगह पे एज्यूम करके सवाल को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए पाई का वैल्यू 22/7 सवाल बनाने के लिए। अगर रियलिटी की हम बात करें कि पाई का वैल्यू इतना होता है तो हम उस कंडीशन में हम रिफ्यूज करना होगा कि पाई का वैल्यू इतना नहीं होता है। हाँ, एज्यूम करने की बात आएगी तो हम वहाँ पे मतलब इसका रख कर हम उसका सवाल को सॉल्व करते हैं। इसलिए कि पाई यहाँ पे अगर ऐसे भी आप समझ सकते हो कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सके। तो अब सवाल ये उठता है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं तो फिर हम 22/7 कैसे लिखेंगे। तो यही रीज़न है कि पाई, चूंकि हम इसको एज्यूम करने के बाद तो बहुत कुछ हो सकता है ना, तो हम लोग क्या किए ना, पाई का वैल्यू को सवाल बनाने के लिए मान लिया गया वैल्यू है। रियलिटी है कि पाई को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि परिधि और व्यास का जो रेशियो है उसे भी क्या मान लिया गया है, पाई मान लिया गया। चूंकि इसका जो वैल्यू जो आएगा वो पाई के जैसा उसी के करीब मिलता है हमेशा, तो इसीलिए उसको हम रेशियो को क्या सवाल बनाने के लिए क्या एज्यूम कर लिया गया, पाई। तो C/D का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, पाई कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, तब तक मैं मिटा दूँ इसको, तब तक आप फॉर्मूला जो कुछ बेसिकली लिखाया गया था आप उसको मेमोराइज भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे।
तो एक यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3 ड्रैप होके आ रहा है CYD राइट इक्वल टू पाई। ये हो गया फार्मूला नंबर 3। आप इसी को ब्रेक भी कर सकते हो फार्मूला नंबर 4 की ओर, C इक्वल टू पाई। जब यहाँ पे डिवाइड है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनटू, इट मीन C इक्वल टू पाई डी। और भी इसे ब्रेक करना चाहो तो कर सकते हो, C इक्वल टू पाई और D का इक्वल टू बताया गया था आपको राइट, D इक्वल टू क्या बताया गया था 2R। फार्मूला नंबर फर्स्ट वही था आपका, ठीक ना। तो आप यहाँ पे क्या करो, D का वैल्यू पुट कर दो 2R। तो आप क्या करो यहाँ पे कि 2 को ना आगे कर दो, तो आप इसी को क्या लिख सकते हो 2 पाई R, ठीक है। ये कैसे आ गया पता चले। तो एक फार्मूला और फाइनली हो गया, CYD इक्वल टू पाई भी याद रख सकते हो, C इक्वल टू पाई डी भी याद रख सकते हो, अदरवाइज C इक्वल टू 2 पाई R भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी सर्किल का एरिया कैसे निकाला जाता है और हम लोग परिधि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। और आपका पहला चैप्टर आप इसमें क्षेत्रफल पढ़ने के बाद है ना, जो वृत्त का क्षेत्रफल बताया जाएगा उसके बाद आप सवाल बना सकते हैं। अदरवाइज जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट के जरिए पूछना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।